हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। तो अभी जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं गाइडेंस के लिए कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो बच्चे हैं वो 6 सेमेस्टर में भी लिख सकते हैं, तभी जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में से 4th सेमेस्टर में जाने वाले हैं या जो अभी 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में जाने वाले हैं वो लोग अपनी प्रिपरेशन को लेकर सोच रहे होंगे और प्रिपरेशन करना चाह रहे होंगे। तो हमारे साथ में कोमल है, इनकी रैंक गेट के अंदर में 2017 में 16 रैंक आई थी। तो ये भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे किस तरह से इनके ये भी कॉलेज में रहते हुए प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट की थी। 5th सेमेस्टर से उन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पर प्रिपरेशन, और फिर उसके बाद इनका कोल इंडिया लिमिटेड में हो गया था, वहाँ पे 1 साल जॉब किया, फिर उन्होंने गेट का एग्ज़ाम लिखा, फिर 16 रैंक लाए, फिर ऐसे बंगलौर गए और फिर अभी इन्फ्लुएंस लैब के अंदर में काम कर रही है बंगलौर के अंदर में। तो एक गाइडेंस कैसा होना चाहिए, कैसे हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे आगे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए जिसकी कि हम फाइनल ईयर में ही एक अच्छी रैंक जनरेट कर लें। क्योंकि कोमल का भी रैंक फाइनल ईयर में जब थी ये तो 300 समथिंग रैंक आया था, और फिर उन्होंने जब CIL में रह के एग्ज़ाम लिखा था तो 16 रैंक आया था। तो कोमल अभी जैसे हमारे पास बहुत से बच्चे आ रहे हैं और 5th अभी ये 4th सेमेस्टर में है या 4th सेमेस्टर में जाने वाले हैं अभी ऑनलाइन, क्योंकि अभी तो पूरी स्टडी ऑनलाइन चल रही है और कोविड की वजह से 2 साल के अंदर में ठीक है एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ है। क्योंकि हो क्या रहा है कि बच्चों को अब यूनिवर्सिटी एग्जाम जैसे ऑफलाइन में आपको जाके लिखते हो, पेपर देते हो, तो उसमें क्या होता है प्रेशर रहता है, आपको चीज़ें याद करनी पड़ती है, फोर्सफुली याद करनी पड़ती है। क्योंकि बच्चा 2 ही तरीके से सीख सकता है, या तो जबरदस्ती सीख सकता है या तो उसका खुद का मन करे तो सीख सकता है। 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन कोई है नहीं। तो यदि ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है कॉलेज के अंदर में जाके आपको बैठ के लिखना है तो बट ऑब्वियस है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चीज़ें भले समझ में आए ना आए आपको रटनी पड़ेंगी, रटने से भी कुछ चीज़ें दिमाग में घुस जाती है, हाँ, 1-2 चीज़ें आई जाती है। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, तो उसमें बच्चा काफ़ी रिलैक्स रहता है। ठीक है, उसमें कुछ लोग तो भाई अलग तरीके से भी कर लेते हैं, उतना दिमाग में प्रेशर नहीं है। ठीक, थोड़ा सा रिलैक्स है चीज़ों में। इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो नॉलेज वो लैक हो रहा है, काफ़ी लैक हो रहा है। ठीक है, तो इस पर क्या बोलना चाहोगे आप? मतलब आप क्या फ्यूचर क्या देखते हो आप? पहले तो ये है कि क्योंकि लोग रिलैक्स्ड हो गए हैं तो थोड़ा तो डैमेजिंग है मतलब फ्यूचर के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि स्किल्स तो गेन नहीं कर पाएंगे जो, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशल टाइम होता है इस चीज़ें सीखने के लिए, लर्निंग एज जो बोलते हैं हम लोग। क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो ऐसे लर्न करने की इच्छा बोल लो या शक्ति बोल लो, दोनों ही कम होने लग जाती है कि नई चीज़ें सीखने की शक्ति। तो ये लर्निंग एज में अगर इतना रिलैक्स्ड हो गए तो मतलब एक तो स्किल्स गेन करना ही बहुत मुश्किल होगा कि तो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द यूथ चाहता गया है कि जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द यूथ चाहता गया है, तो जैसे 80 to 90% लोग चाहते हैं कि उनका प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो। अब मैं अभी कंपनी में काम कर रही हूँ तो मैं उस पर्सपेक्टिव से आप बता सकती हूँ। तो अगर मैं खुद अभी हायर करने जाऊँ लोगों को तो मैं ऐसे ढूंढूंगी जो मेरा काम कर सके। अब जिन मतलब थोड़ा मतलब मैं उनको थोड़ी स्किल सिखा सकूं, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो चीज़ें सीख के तुरंत सॉल्व करने की। बट अब जैसे काफ़ी बच्चे रिलैक्स हो गए हैं तो पहले तो वो स्किल्स सीख नहीं पाएंगे। स्किल मतलब स्किल में क्या बोलना चाहते हो? मतलब जैसे सी हो गया, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, जो कि जो आप सब्जेक्ट पर है उसकी बात कर रहे हैं, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये रहता है कि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं कॉलेज में वो बिल्कुल यूज़ नहीं आता इंडस्ट्री में। ये है मिसकॉन्सेप्शन, मतलब एंटायर ये 100% सच नहीं है कि ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं कि जो आप कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो जो डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेसेस, ये हाँ कुछ हद तक कुछ कॉन्सेप्ट्स तो मतलब एवरग्रीन रहते हैं जो हमेशा ही काम आएंगे, और कुछ शायद ऑब्सोलेट हो गए हों, लेकिन विद टाइम ऑब्सोलेट तो हर चीज़ ही होती है सर, पुरानी तो हर ही चीज़ होती है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हर जगह काम आते हैं इंडस्ट्री में भी। तो बाय स्किल आई मीन जो आपके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए, प्लस ऑफ कोर्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप अच्छे से कोड कर सको। तो ये दोनों ही स्किल नहीं डेवलप हो पा रही है ऑनलाइन मोड में आई थिंक। तो मतलब इसलिए बहुत क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि वो थ्योरेटिकली पूरा छोड़ देते हैं। ठीक है, सिर्फ वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फोकस करते हैं, कोडिंग में फोकस करते हैं। कुछ स्टूडेंट रहते हैं कि सिर्फ वो थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन ये वाला पार्ट उनका थोड़ा सा लैक हो जाता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि दोनों को मैनेज कर लेते हैं। तो आप क्या बोलना चाहोगे कि यदि सिर्फ हम कोडिंग ही करें, सिर्फ हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें, वो कितना बेनिफिशियल होगा, और थ्योरेटिकली हम छोड़ दें तो क्या लैक हो रहा है? जी, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी सॉल्व करने के लिए कि आपको ये कुछ ऐसे एक प्रोग्राम लिखना है, आपको कोडिंग अच्छे से आती है
तो और आप उसको सॉल्व करके चलो कोड भी लिख दिया, चल भी गया। लेकिन जब तक आपको उसकी इंटरनल डिटेल्स नहीं पता होंगी कि मतलब तो शायद आप कोड लिख दो, शायद आपका कोड चल भी जाए, बट इंडस्ट्री में ये चीज़ कितनी काम आएगी? इंडस्ट्री में क्या होती है, प्रॉब्लम्स ऐसे छोटी नहीं होती कि आप 1 घंटे में सॉल्व कर लो इसको। जैसे हम यूजुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट होता है, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की एक चीज़ फ़ायदा है कि कोडिंग स्किल्स सही हो जाती है काफ़ी, कि कोई बच्चे को प्रॉब्लम दी है तो वो कोड कर पा रहा है। प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हम लोग बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम दी है और उसको सॉल्व करना कैसे है, वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। लेकिन आई थिंक दोनों हैंड इन हैंड जाना चाहिए, कि जैसे कॉन्सेप्चुअली भी, कि इंटरनली जैसे मैं एक फंक्शन कॉल कर रही हूँ, तो जैसे मैंने प्रिंट कॉल किया है, तो इंटरनली उस प्रिंट के अंदर हो क्या रहा है, कौन सा कर्नल या क्या कोई कर्नल कॉल हो रहा है, या मैं सिस्टम डॉट एग्जिट प्रिंट कर रही हूँ तो कौन सा कर्नल का कॉल हो रहा है। तो ये सब जब तक थ्योरेटिकली इंटरनली चीज़ें लिंक नहीं, पता नहीं चलती है। और ये ऐसा नहीं कि कॉलेज में ही पता चलेगी कि आपको थ्योरी के साथ, मेन प्रॉब्लम ये सर कि कॉलेज में ना थ्योरी के साथ डायरेक्टली प्रैक्टिकली लिंक बच्चों को समझ नहीं आता है एक्चुअली, कि ये लिंक हो कैसे रहा है, वो इशू है। बट अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों चीज़ के पता है, तो आप जैसे जाओगे आगे बढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे वो लिंक आपस में ही समझ आने लगे। हाँ, तो जैसा इनका बोलना है कि मतलब आप कोडिंग कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको थ्योरेटिकल चीज़ें जो आपका बिल्डिंग करेगा, मतलब कंसेप्ट बिल्डिंग जो करेगा, थिंकिंग प्रोसेस जो करेगा, वो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये भी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशन से सेमाफोर वगैरह है, वो थ्रेड हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। DBMS में हो गया, आपका SQL वगैरह हो गया, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना इंपॉर्टेंस आप इनको भी दे रहे हैं। ठीक है, तो नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, तो कोडिंग तो ऐसा है, मुझे लगता है, जैसे मैं देखो मैं सोचूं यहाँ पे, मैं अपने वे में सोचता हूँ कि भाई कोडिंग तो कोई भी कर सकता है, 12 का पास बच्चा भी सिर्फ कोडिंग करने लगे तो कोडिंग कर लेगा, लेकिन उसका बैकग्राउंड जो है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो तो उसके पास नहीं रहेगा। उसको आप ये बता दो भाई ये चीज़ मुझे करनी है, तो कोड कर लेगा, फटाफट कोड कर देगा वो, लेकिन वो डिज़ाइन नहीं कर पाएगा। आपको डिज़ाइनर भी बनना है, आपको एल्गोरिथम डिज़ाइनर बनना है, तो उसके लिए तो आपके बेसिक कंसेप्ट तो पीछे के क्लियर होने चाहिए कि सिस्टम के अंदर में कैसे कैश मेमोरी काम कर रहा है, उसके अंदर में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रहा है, मतलब आपको ये यहाँ तक विजुअलाइज होना चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम है प्रोसेसर पे कैसे चल रहा है। जी बिल्कुल सही। ठीक है, यदि ये चीज़ आपको विजुअलाइज हो रही है तो ज़्यादा बेटर, और इसके लिए तो हमको लगता है थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो पढ़ने पड़ेंगे, मतलब दोनों पे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, तभी एक अच्छे इंजीनियर आप बन के निकल पाएंगे। ठीक है, तो अभी वैसे कंप्यूटर साइंस तो बहुत ही अच्छी, मतलब शुरू से अच्छी ब्रांच रही है, और अभी इस समय तो एकदम बूम पे चल रहा है, और मैक्सिमम जॉब इस फील्ड के अंदर में। और CS और IT ब्रांच वाले बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को ये सोचते हैं कि शायद हमारा ब्रांच उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बताऊँ, मुझे लगता है कि दोनों ब्रांच सेम ही है, और दूसरे में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई डिफरेंस अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे तुम इंडस्ट्री में हो तो तुमको क्या ऐसा कुछ डिफरेंस लगता है CS और IT के अंदर में? CS और IT में आप जैसे ब्रांच वाइज भी, हम जब कॉलेज में थे तो सिर्फ आई थिंक 2-3 सब्जेक्ट ही अलग थे दोनों ब्रांचेस के बीच में, मतलब आई डोंट थिंक इंडस्ट्री में कोई भी डिफरेंस है। कोई डिफरेंस, इवन आपकी ब्रांच में तब इलेक्ट्रॉनिक्स का बच्चा भी जा रहा है ना जी। अभी जैसे हमारे पास में ऐसे ही बच्चे आ रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे तुम्हारा दोस्त था एक हर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स में था, वो गेट की तैयारी CS में किया, और CS निकाल के IT कानपुर गया वो। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आके यार तैयारी कर रहे हैं, और निकाला भी, लास्ट ईयर भी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 लोग हमारे पास से निकाले, गौरव निकाला और यथार्थ निकाला, अभी बिट्स प्लानिंग के अंदर में यथार्थ है, और NIT ट्रिची में आपका गौरव है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के थे। तो अपने पास अभी भी इस साल भी इलेक्ट्रॉनिक्स के ब्रांच के लोग के बच्चे लोग का CS के अंदर पढ़ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे आके इतना अच्छा कर पा रहे हैं, तो CS IT वाले तो 100% अच्छा कर सकते हैं। दोनों ब्रांच में कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए बिल्कुल आप कंफ्यूज ना रहिए, बस लग के मेहनत करिए। तो अब कोमल ये बात आती है कि चलो ठीक है, इनका जैसे किसी बच्चे का मूड बन रहा है कि अब हमें 4th सेमेस्टर से गेट की तैयारी करना चाहिए, अभी मेरे पास इतना टाइम है, तो उसको कैसे बिगिन करना चाहिए और उसको क्या प्लान बनाना चाहिए। जैसे अभी सब्जेक्ट तुमको पता ही है कि C है, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम है, कंपाइलर डिज़ाइन है, TOC है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, CO है, डिजिटल है, मैथ्स है, एप्टीट्यूड है, ये इतने सब्जेक्ट अपने पास में है। तो इनको जैसे 4th सेमेस्टर का कोई बच्चा है तो उसको बिगिन कहाँ से, किस सब्जेक्ट से करना चाहिए। जैसे मेरे से पूछेगा तो मैं ये बोलता हूँ भाई पहले तो C से स्टार्ट कर, और चूँकि मैथ्स तो बचपन से पढ़ रहा है तो मैथ्स भी तू ले सकता है साथ में, एक पैरेलल चलना है तुमको, 2 सब्जेक्ट अभी चूँकि घर में है, ऑनलाइन चीज़ें चल रही है तो बहुत ज़्यादा टाइम इनके पास है, तो आप कर सकते हो आप। तो तुम्हारा क्या बोलना है? जो कोई स्टार्ट कर रहा है, आई थिंक C, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स काफ़ी, ये तीनों काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट हैं। हाँ, और सर ने जैसे मैथ्स भी, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हमारे स्कूल से ही क्लास 11-12 के ही रहते हैं,
प्रोबेबिलिटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह। तो हाँ, आई थिंक सी डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स अच्छे सब्जेक्ट है स्टार्ट करने के लिए, पढ़े हुए रहते हैं। तो इन अ वे फ़ायदा है कि आपका रिसेंटली रिवीजन हुआ है या साथ में ही चल रहा है कॉलेज में, तो आप दोनों चीज़ें साथ, मतलब आप कॉलेज का भी टारगेट कर सकते हैं और प्लस गेट का भी साथ में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये एक फ़ायदा है कि आप जो गेट में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो कॉलेज के सेमेस्टर के अंदर में भी है, तो आप सेमेस्टर में भी फाइंड आउट करेंगे, 2-3 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, तो आपके सेमेस्टर की तैयारी भी हो गई, तो सेमेस्टर में अलग से आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। कुछ बच्चों का मिसकंसेप्ट रहता है कि सर अगर मैं गेट पढ़ने लगूंगा तो मैं सेमेस्टर में फेल तो नहीं हो जाऊंगा, अच्छा, तो क्या बोलना चाहोगे इस पे? देखो मुझे लगता है इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में फ़ेल होना ज़्यादा मुश्किल है पास होने से ज़्यादा। तो फ़ेल होना मतलब आप एकदम मेहनत करके बिल्कुल ज़ीरो चीज़ें लिख के आ रहे हो तभी आप फ़ेल होगे, नहीं तो और गेट तो पास वैसे भी आपको हेल्प करता है ना। हाँ, और प्लस गेट के मामले में अगर मैं बोलूँ तो आप, जैसे मैंने बोला, सेम सब्जेक्ट्स ही रहते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, जो शायद आप कॉलेज में, क्योंकि ऑनलाइन चले होते हैं, अच्छे से शायद आप ना कर पाओ। तो इन अ वे आप जो कॉन्सेप्ट आपको फर्स्ट प्लेस में सीखना चाहिए था, जो सैडली नहीं सीख पाते हैं लोग, तो आप अभी क्लियर कर सकते हो वो सारी हाँ, चीज़ें। ये एक चीज़ मत करो कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करने में लग जाते हैं कि मतलब चाहते हैं एक ही सेमेस्टर में सारे 10 सब्जेक्ट खत्म करते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। नहीं। हर सब्जेक्ट को मुझे लगता है, मेरा एक बस ऐसा मानना है कि हमारे पास भी बच्चे जब, तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपका जो सब्जेक्ट है जल्दी कवर करने की कोशिश मत करिए। एक प्रॉपर टाइम, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए आप, क्योंकि प्रॉपर टाइम देंगे तभी उसके निचोड़ में जा पाएंगे, उसके बेस में जा पाएंगे। और उसके मतलब जैसे मैं आपको सी में हम लोग इनको पढ़ाते थे, तो पिंटअप का स्कैनअप, मतलब जैसे पिंटअप है, स्कैनअप, इसका सिग्नेचर क्या होता है, इंटरली कैसे काम करता है, मतलब थोड़ा रिसर्च करके पढ़िए आप। मेरा बोलना ये हर टॉपिक को कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, इसको कहाँ पे इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, किस टाइप के कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके सिलेबस को कवर होने में, लेकिन आपको सब्जेक्ट खत्म होते होते आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा, प्रॉपर नोट्स बन जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और आप देखेंगे धीरे धीरे जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन रहेंगे आप बना लेंगे। जल्दबाजी में चीज़ों को खत्म करेंगे तो आपका बेस क्लियर नहीं रहेगा, आपको पता नहीं रहेगा चीज़ों को कहाँ पर अप्लाई करना है, आते हुए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप, और आपके प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे, और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और पढ़ाई को छोड़ देंगे। तो बहुत से लोग ये कमी करते हैं। तो हर सब्जेक्ट का एक प्रॉपर टाइम होता है, वो टाइम आपको देना पड़ेगा। तो जल्दबाजी मत करिए। आप सेमेस्टर, चूँकि आप जैसे 2 साल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी चूँकि 6 सेमेस्टर दे सकते हैं, तो 1 ईयर आपके पास पूरा का पूरा है। तो आपको 8 महीने का टारगेट करके चलिए कि 8 महीने के अंदर हमें सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से प्रॉपर वे में 100% कवर कर लेना है, ठीक है, इस तरह से करना। तो स्टार्ट कैसे करना, CDS एल्गोरिथम पढ़िए आप। फिर उसके बाद मैथ्स, आप चाहें तो मैथ्स पढ़ सकते हैं, मैथ्स में जनरल मैथ्स भी है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, उसको पढ़िए। पहले सबका बेसिक कंसेप्ट सीखिए और बुक्स पढ़ने की हैबिट डालिए। बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्लस आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको जो हेल्प मिल रहा है उसका भी गाइडेंस आप यूज़ करिए। जो लोग सक्सेस हो चुके हैं उनसे भी बातचीत करते रहिए, मोटिवेशन मिलेगा आपको, एक पाथ मिलेगा, सीखने को मिलेगा, इन्होंने कैसे अपना प्लान बनाया था, तो आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। और कोमल, जैसे कोई सेमेस्टर में, कोई फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चा है, अब वो भी तैयारी करने के लिए सोच रहा है, नया नया स्टूडेंट है वो, ठीक, अब वो फिफ्थ सेमेस्टर से 6th सेमेस्टर में जाने वाला है। अब देखा जाए तो उसके पास 1 ईयर का टाइम है। उसको भी सबको लगता है सेम कंसेप्ट फॉलो करना चाहिए, उसको भी अपना CDS एल्गोरिथम। बस फ़र्क इतना ही रहता है कि 2 साल और 1 साल में, कि 2 साल में बच्चा थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, और 1 ईयर में क्या होता है कि आपको अपना 100% अब एक ही साल में देना है। तो 7-8 महीने के अंदर सिलेबस कवर करना है। और ऐसा इम्पॉसिबल नहीं, क्या एक साल में प्रिपरेशन नहीं हो सकती गेट की? हो सकती है सर, आराम से हो सकती ना, है। कुछ लोग रहता है कि सर क्योंकि कहीं हम लेट तो नहीं हो गए? नहीं, क्योंकि 5th सेमेस्टर तक ऐसे हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं 4-5 वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कॉलेज में, भले आप शायद कोचिंग में गए हो, लेकिन कॉलेज में तो आप वो पढ़ ही चुके हैं। तो अब जितना और भी, तुम लोग भी तो 5th हाँ, सेमेस्टर में ही ज्वाइन जी किए थे। हम भी 5th सेमेस्टर में ही ज्वाइन किया था हमने भी। हाँ। तो हमारे पास आई थिंक 5th सेमेस्टर जुलाई में ज्वाइन किया था, और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक तो सिलेबस हो गया था कंप्लीट पूरा। तो मतलब सफिशिएंट है देखा जाए हाँ, तो। सफिशिएंट है, 1 ईयर सफिशिएंट है। बस ये आप करिए कि आप थोड़े से सब्जेक्ट पैरेलल में लेके चल सकते हैं, कि जैसे 4th सेम का बच्चा है, 2 सब्जेक्ट पैरेलल में लेके चल रहा है, तो आप 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं। आप C ले लीजिए, TOC ले लीजिए, और एक मैथ्स ले लीजिए। चूँकि अभी आप घर के अंदर में है तो पूरा टाइम आप दे सकते हैं, चूँकि कॉलेज का बर्डन अभी इस समय आपके हाथ में नहीं है कि चलो कि बर्डन बहुत ज़्यादा कॉलेज से आ रहा है, तो उसको आप चूँकि ऑनलाइन में चीज़ें तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप टारगेट, अच्छा पहले तुम लोगों के टाइम में क्या था कि तुम कोचिंग आओगे, मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगे, जी। और अभी तो सारे सब्जेक्ट रिकॉर्ड हो चुके हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन में, आप में सबके सब अवेलेबल है। जी। तो बच्चा चाहे तो अपनी तरफ से बैठ के, हम्म। ठीक है, मतलब वो जल्दी जल्दी, मतलब जब पहले अक्टूबर तक कोर्स खत्म होता था मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था, जी। और अब बच्चा चाहे तो उसको 6 महीने में कवर कर सकता है। जी। अब लास्ट जो 6 महीने बचेगा उसमें टेस्ट सीरीज, अपना वीक पॉइंट, अपना रिवीजन पॉइंट, वो सब कवर कर सकता है। तो बच्चों पहले ये प्रॉब्लम थी कि जब मैं पढ़ाता था तभी बच्चा पढ़ पाता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि iGate के अंदर सारे वीडियोस आपके रिकॉर्ड हो गई हैं। तो आपको बस बैठ के टाइम देने की जरूरत है। यदि आप टाइम ही नहीं दे पा रहे, अभी क्या हो रहा है ना, बच्चा टाइम ही नहीं दे रहा है। अभी मतलब फेसबुक खोल लेगा चलेगा, 3 घंटे शॉर्ट वीडियो देख लेगा वो चलेगा, ठीक है, लेकिन वो ऐप को खोल के वीडियो नहीं देखेगा, जिसको बोर लग रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो क्या बोलना चाहोगे आप? सर मेन एक जो मुझे प्रॉब्लम लगती है ऑनलाइन मोड की वो ये है कि मतलब मैंने अपने कज़न से भी पूछा, जो अभी 12th में है, जो अभी रिसेंटली कॉलेज गए, फर्स्ट ईयर न्यू जॉइनीज हैं, तो एक जैसे मेरी कज़िन को देनी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो मेन प्रॉब्लम आई थिंक लगती है ऑनलाइन में कि उनको दिखता नहीं कि उनका कॉम्पिटिशन कितना बड़ा है, तो वो मोटिवेशन ही नहीं आता पढ़ने का कि ठीक है कर लेंगे अभी तो टाइम है, ये थोड़ा आ जाती है चीज़। लेकिन आप हमेशा याद रखना कंपटीशन है और रहेगा, था है और रहेगा, मतलब मैं ये बोलूँ तो वो अभी दिख नहीं रहा है आपको आसपास, बट वही है कि ऑनलाइन में कुछ लोग फिर होंगे जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, और इंडिया में तो पता ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नाम ही उसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो इस चीज़ में मैं बोलना चाहूँगी थोड़ा मोटिवेट, मतलब आप ये सोच के चलिए कि अगर ऑफलाइन होता तो ये टाइम फिक्स्ड होता कोचिंग का या फिर कॉलेज का, जिसका भी जैसे भी कर रहे हैं, तो आप वही टाइम फिक्स करके ऑनलाइन देख लीजिए, क्योंकि मतलब यही सही तरीका है। मतलब बोलना काफ़ी आसान है बट मोटिवेटेड रहना तो बहुत मतलब ऑनलाइन में थोड़ा सा ये कि सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत ज़्यादा है, ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड आपको ज़्यादा रहना और डिसिप्लिन में रहना जरूरी है। डिसिप्लिन और सिंसियरिटी तो सर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हाँ, वो तो सही बात है कि आप ऑफलाइन में भी घर से निकले और कोचिंग तक ही नहीं पहुंचे, तो ऐसे भी लोग रहते हैं जी, तो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा और आपको चीज़ें प्रॉपर वे में हैंडल करनी पड़ेगी, तभी आपका सही। लोगों ने बहुत ही, आप लोगों ने कॉलेज लाइफ भी थोड़ा सा किल तो करना पड़ता है ना, कि अब तो अभी तो फिलहाल ऑनलाइन चल रहा है, इनका तो ऑनलाइन है। तो जैसे होता है ना कि बहुत सारे बच्चे बस उनका घूमना टहलना ऐसा रहता है कि फुल टाइम वो दोस्तों बीच में फिर बिजी रहते हैं, ठीक है, मतलब उससे वो उभर ही नहीं पाते, निकल ही नहीं पाते। तो आगे जाके लेकिन वो लोग बहुत लैग कर जाते हैं, ठीक है। तो कॉलेज का लाइफ थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने को किल तो करना पड़ेगा यदि आप सही जगह पहुँचना चाहते हैं, तो आगे जाके फिर बाकी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तुम क्या बोलना चाहोगे इनको? सर आई थिंक ऑनलाइन में तो उनकी कॉलेज लाइफ ज़्यादा बची ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ही हो रहा है, मिल नहीं पा रहे अपने दोस्तों से, जो थोड़ा सही बात है, उतनी मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन सर एक और प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, मतलब क्योंकि अब अटेंडेंस ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता है, तो इनको कॉलेज में शायद बैठना ही पड़ता है पूरे दिन के, लेकिन उसमें भी तो आप बहुत सारे बच्चे लॉग इन करके छोड़ देते हैं। हाँ वो अलग बात है, मैं लॉग इन करके घूम फिर के आ जाऊँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा वो स्ट्रिक्टनेस काइंड ऑफ बढ़ गई है। लेकिन तो उसको आप यूटिलाइज कर लो, मतलब अब वो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। कर लेते बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आपको बताओ, ऐसा भी करते हैं कि ऑनलाइन में प्रेजेंट भी हैं लेकिन वीडियो यहाँ का देख रहे हैं, ठीक है, जब सर ने बोला यस सर तो यस सर, तो हाँ मतलब हर ऑप्शन तो हर जगह आदमी निकाल ही लेता है पढ़ना चाहे। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कॉलेज की क्लास मिस कर दो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं वो तो बोल ही नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आपको लग रहा है कि वहाँ ऐसा कोई सब्जेक्ट चल रहा है जो आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, तो उसको कंप्लीट करो, ठीक, मतलब अच्छा अभी हम लोग जो क्लासेस चलाते हैं ना iGate के अंदर में, हम कॉलेज के टाइमिंग में चलाते ही नहीं है, हमारा मॉर्निंग में रहता है या नाइट में रहता है, तो क्लास होता ही नहीं हमारा, ठीक है, तो टाइम मैनेज हो जाता है, ऐसा तो नहीं टाइम नहीं मैनेज हो सकता है। तो 1 साल काफ़ी अच्छा टाइम है, मतलब आप कर सकते हैं, और बस टाइम को आपको मैनेज करना है, मोटिवेटेड रहना, कंटिन्यू लगे रहना है। थोड़ा सा ग्रुप बना सकते हैं कि जो दोस्त आपके साथ गेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ बातचीत करते रहिए कि वो क्या प्रिपेयर, मतलब आप एक दूसरे को टारगेट दे सकते हैं, भाई तो इतना पढ़ ले, फिर जितना डाउट होगा एक साथ हम डिस्कस कर लेंगे, फिर और भी डाउट आ रहा है तो सर से पूछ लेंगे, ग्रुप पे पूछ लेंगे। इस तरह से आपको एक माहौल बना के अपने आसपास रखना पड़ेगा कि आप कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बने रहो, और आपके दोस्त लोग तो साथ में पढ़ ही रहे हैं यहाँ पर, तो उससे आपको क्या होगा, एक मोटिवेशन भी मिलेगा और आप कितनी दूर तक पहुँच पा रहे हैं वो भी आपको दिखता रहेगा, और धीरे धीरे आप टेस्ट वगैरह लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो बिल्कुल सफिशिएंट है, 1 ईयर मोर देन सफिशिएंट है, और इसमें एक अच्छी रैंक आप जनरेट कर सकते हैं। तो अच्छा, कुछ लोगों का ये भी डाउट रहता है कि सर ये एमटेक करने से कितना बेनिफिट मिलेगा, मतलब हम भी तो कर ही रहे हैं, टेक्निकल तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन क्या एमटेक करना एकदम जरूरी है क्या?
ज़रूरी तो बीटेक करना भी नहीं था वैसे, बट ज़रूरी इन द सेंस, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, जैसे मतलब जैसे जो अभी नॉलेज ग्राफ। नॉलेज के पॉइंट हाँ, ऑफ व्यू से हो गया, नॉलेज, और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन ये होता है कि हम पैसा कितना कमा रहे हैं, वो वो भी मोटिवेशन, रहता है। हाँ सो हर आदमी का अलग अलग रहता ठीक है। है, हाँ। कुछ आदमी ऐसे रहते हैं, यार हमको पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन हम जो काम कर रहे हैं उससे बहुत खुश हो रहे हैं, मतलब समाज सेवा। हाँ फिर ऐसे भी जी लोग हैं जो समाज सेवा ही जी करते हैं, और नॉलेज जो गेन हमको होता है उससे हैप्पीनेस होता है, जी यार ये चीज़ नहीं आती थी, ये चीज़ मैं सीख गया। कुछ लोग नहीं, यार भाई हमको पैसा दिख रहा है, पैसा कितना मिलेगा ये बताओ जी। आप। तो एमटेक करने से काफ़ी, अगर मैं फ़ायदे ही बताऊँ तो, अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा लोग जो गेट की तैयारी करते हैं, वो जो सो कॉल्ड टीयर 3 कॉलेजेस से पढ़ते हैं, कि जहाँ अब वो खुद को एनालिसिस कर सकते हैं कि उनको एक्चुअली कितनी आती हैं चीज़ें। तो जो नॉलेज गैप होता है वो बहुत ज़्यादा फिल इन होता है एमटेक करने के बाद। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, डेटाबेसेस तो हम सब पढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस वाले, तो आपको बस ऊपर ऊपर से हम बीटेक इज लाइक ब्रेथ कवरेज की सब बता देगा, ये सब्जेक्ट है, और एमटेक है इन डेप्थ कवरेज, एक एक हर उस सब्जेक्ट की जो आप जाके एमटेक में पढ़ते हो। तो डेटाबेसेस में जैसे बता दो कि क्वेरी प्रोसेसिंग होती है, हमें बीटेक में ये सिखाया जाता है कि आप ये क्वेरी दोगे तो डेटा कैसे बाहर आएगा, ये ज्वाइन हो जाए, ये सारी चीज़ें। लेकिन एमटेक में है कि उसके अंदर एक्चुअली चीज़ें हो कैसे रही, उसका पूरा कोड जो डेटाबेस है, हम मतलब जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने एक पोस्टग्रेस एसक्यूएल करके काफ़ी फेमस डेटाबेस है, उसके अंदर का कोड पढ़ा था और उसमें कुछ चीज़ें मॉडिफाई करी थी। तो इस लेवल की जो मतलब जो एकदम इंट्रिकेट डिटेल्स होती है हर सब्जेक्ट की, जाके मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज, जैसे एक कमांड है, उस है कमांड को कैसे डेवलप किया जी। गया है, उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या कोडिंग है, यहाँ तक हम लोग जी सीखते हैं, ऐसा बोलना जी, चाह पूरा रहे हैं। इंटरनल डिटेल्स में जाके, कि जैसे कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का, तो आप ऐसे प्रोग्राम लिखोगे जिसमें आप खुद अपनी थ्रेड्स बना रहे हो या अपना थ्रेड पूल खुद बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है बीटेक और एमटेक की पढ़ाई में। मतलब जैसे मैंने बोला ब्रेथ कवरेज वर्सेस डेप्थ कवरेज है बीटेक और एमटेक में, प्लस जो प्लेसमेंट आपको यहाँ से मिलेगी और आप कंपेयर कर लो उसका, तो मतलब सर स्टैटिस्टिक्स बता ही देंगे आपको कि एमटेक के बाद जो आपके प्लेसमेंट ऑफर रहते हैं, और कंपनी में सिर्फ पैकेज नहीं रहती एक चीज़, कंपनी का कल्चर भी एक चीज़ रहती है, तो आप वो भी वेरी करता है बीटेक वर्सेस एमटेक में। अब एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सअप किया कुछ दिन पहले कि सर मेरा 18 लाख का जॉब लग गया है, और चूँकि मैं गेट पढ़ रहा था आपके पास, लेकिन मैं इंटरव्यू वगैरह दिया और मेरी कोडिंग स्टाइल थोड़ी अच्छी थी, तो 18 लाख का जॉब लग गया है। तो क्या अब मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो मैं इसको क्या जवाब दूँ? अगर आप अब तक कर रहे हो तो कर लो, एग्ज़ाम देने में तो पहली बात नहीं, ये तो मैंने बोल दिया कि चूँकि इतनी दूर तक आ चुके हैं, तो थोड़ा दूर तक और जाने में कोई बुराई नहीं है, और प्रिपरेशन कर लो, एग्जाम दे दो, अच्छी रैंक आ जाएगी, तो आपके पास एक चॉइस रहेगी। हाँ, वही, वो चॉइस आपको, आपके हाथ में है। आपको जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन ऐसे जनरल देखा जाए तो 18 लाख का किसी का जॉब लग गया, एक अच्छी कंपनी में लग गया, सैप लैब में लग गया है, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि एक साल वो पहले जॉब कर ले, देन वो एमटेक ले जाना चाहे जाए, या जॉब में सेटिस्फाई हो तो कंटिन्यू रखे हो? मतलब देखो सर, ऐसा है कि कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, बट कितने लोग सीखते हैं ऑनलाइन से, ये बात है। मतलब है तो सब, मैं चाहूँ तो मैं सब कुछ सीख सकती हूँ, बट क्या हम वो सीख पाते हैं? लेकिन अगर हम एमटेक में जाते हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन प्रोग्राम है, करिकुलम है, तो काफ़ी, जैसे मैंने बोला कि अगर ठीक है आपका पैकेज वाला टिक मार्क हो गया कि आपको पैकेज लग गई, बट क्या वो नॉलेज गैप फिल होगा सिर्फ जॉब के थ्रू? मतलब हम कह नहीं सकते, हो भी सकता है क्योंकि ऑनलाइन सब अवेलेबल है, बट क्या आप करोगे वो नॉलेज गैप फिल? तो एमटेक का फ़ायदा ये है कि वो जो बीटेक से एमटेक के बीच नॉलेज गैप रहता है वो काफ़ी फिल इन होता है, तो और वो नॉलेज हर जगह ही वो फायदेमंद आप पैसे से नहीं तोल सकते। हाँ, वो आप मतलब नॉलेज का तो इनवैल्यूएबल है, वो आप हम नहीं तोल सकते। तो मतलब कोमल का यहाँ पर यही बोल रहा है, ठीक है आपका पैकेज अच्छा लग गया तो आप जाइए जॉब करिए, लेकिन जो डिफरेंस है, जो नॉलेज गैप है दोनों के बीच में, उसको फिल करना है तो एमटेक कर लेना चाहिए। और ये जो जॉब, यदि आपको 18 लाख का जॉब अभी लग गया है तो ये जॉब अगली बार फिर से लग जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। जैसे तुम तो तुम तो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, CIL में थी, कोल इंडिया लिमिटेड में थी, और तुम भी रिलैक्स हो जाती तो शायद नहीं जाती ना जॉब पे, 16 रैंक नहीं आती। लेकिन तुमको ये था चलो 1 साल कर लेते हैं जॉब, 1 साल बाद नहीं अच्छा लगा तो फिर चले जाएंगे। फिर तुम वहाँ पे गई, जॉब की इन्वायरमेंट आपको जमा नहीं जमा अलग की बात है, लेकिन आपको फिर लगा चलो गेट की तैयारी अब कर लेती हो, अच्छा मौका मिल रहा है, तो आपने तैयारी किया, 16 रैंक जनरेट किया और आज आप सेटिस्फाई हो, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। ठीक है, यदि आप में कैपेसिटी है, आप 18 लाख की जॉब आज लगा रहे हैं, तो हो सकता है एमटेक में जाके
इससे बड़ी जॉब आप लगा सके। जी। तो मतलब मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, बीच में गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप इतने कैपेबल हैं कि बिना एमटेक के 16, 17, 18 लाख की जॉब लगा रहे हैं, तो एमटेक के बाद आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाएगा। और सबसे अच्छा कि आपके नाम के नीचे IIT और ट्रिपल IITs, IIC बंगलोर ऐसे कॉलेज का जब नाम आता है ना, तो आप एक ब्रांड वैल्यू बन जाते हैं, और वो ब्रांड वैल्यू अलग ही रहती है। मतलब वही आपका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है। तो मतलब जैसे आप तो एमटेक कर अच्छे यूनिवर्सिटी से एमटेक करने के फ़ायदा, एक तो जो मैंने बताई नॉलेज गैप होता है वो फिल इन हो जाता है, प्लस आप एकदम अलग अलग तरीके के लोगों से, अलग अलग फील्ड के लोगों से, आपको जैसे आप बड़ी कॉलेज में जाओ तो हर जगह से लोग आते हैं, हर फील्ड के आते हैं, उनसे आप इंटरेक्शन करते हो तो आपको काफ़ी नई चीज़ें पता चलती है जो अगर आप एक शेल में रहोगे तो नहीं पता चलेगी। तो ये होता है। प्लस पैकेज वाली चीज़ें तो ये प्लेसमेंट वाली अच्छी प्लेसमेंट होती है, और इन फ्यूचर के लिए भी जैसे आपका एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे लिंक्डइन में कोई आएगा कि ISC या IIT या ट्रिपल IIT, तो एक्सेप्ट करने में आप दूसरी बार सोचोगे नहीं कि चलो इसका एक्सेप्ट किया है कि करें या ना करें। तो ये चीज़ें, और आगे जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ होंगी स्विच करने की, या फिर स्विचिंग भी क्या मतलब इन जनरल इंटरेक्शन करने की लोगों से, तो वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सही बात है, मतलब पूरा इन्वायरमेंट ही चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल आप अभी एज कम है, सबसे बड़ी बात तो कि आपकी एज बहुत कम है। यदि आप 22 साल में एमटेक ले जाते हैं तो 24 साल तक आपका एमटेक हो जाएगा। तो 24 ईयर के बाद आपका 24 ईयर में मतलब आपकी जो जॉब लग रही है वो 20+ में लग रही है। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी लग सकती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, कम एज में इतनी अच्छी जगह आप पहुँच गए, प्लस एक अच्छे कॉलेज से आप निकल गए, तो काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। तो मुझे लगता है एमटेक तो सबको करना चाहिए, या एमटेक नहीं भी कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में तो अभी इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा चल रहा है। कोमल, तुमको ऐसा कुछ लगता है कि मेरे से कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। जी, मुझे सर से ये पूछना था कि जैसे मैं अपने टाइम से कंपेयर करूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस आती थी सर से यहाँ, और काफ़ी डिसिप्लिन स्ट्रक्चर था। मतलब जैसे अभी ऑनलाइन मोड में काफ़ी समय मिल रहा है। मतलब जैसे मेरा शेड्यूल में बताऊँ तो सुबह सर आपके यहाँ कोचिंग, फिर यहाँ से NIT जाना ट्रेन पकड़ के, वहाँ दिन भर कॉलेज अटेंड करना, फिर वापस आना, और फिर जो बचे हैं 5-6 घंटे उसमें मतलब गेट का भी पढ़ लेना, प्लस जो भी थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लेना, ये था। तो टाइम मिलता नहीं था। अब लेकिन उल्टा है, मतलब बच्चे के पास ऑनलाइन मोड है तो चॉइस है कि जैसे आपने बोला कि लॉगिन करके छोड़ दो। तो सर आपको क्या लगता है इससे मतलब कितना डिसिप्लिन बचा, या फिर क्या ये डिसिप्लिन की कमी या सिंसियरिटी की कमी के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखो, देखा जाए दोनों मोड अच्छे हैं, मोड सारे अच्छे होते हैं जी। अब यूटिलाइजेशन करने के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। कुछ बच्चे, देखो मैं ऑफलाइन की पहले बात करूँ तो कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो ऑफलाइन में आके भी डिसिप्लिन में नहीं थे, सिंसियर नहीं थे, तो वो भी लैक किए। सिद्धार्थ सर ने तो पूरा पढ़ाया अपनी तरफ से, हमारे पास तो बच्चे उस समय तुम लोग पढ़ते तो भी रिजल्ट आया, अच्छे रिजल्ट आए, लोग अच्छी अच्छी जगह पे पहुंचे। लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसे बच्चे जो सिंसियर नहीं थे तो लैक कर गए, नहीं कर पाए वो लोग। सिमिलरली ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन में भी जो सिंसियर होकर पढ़ेगा, एक डिफरेंस तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है ऑफलाइन और ऑनलाइन का, और तुम्हारे टाइम से लेके अभी तक इन 3-4 सालों के अंदर इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हुआ है। जी। ठीक है, कैसे चेंज हुआ? जैसे तुम्हारे टाइम में हमको लगता है इतना टिकटॉक रहा होगा तो रहा होगा, था क्या तुम लोग टाइम में टिकटॉक? नहीं, मेजरली फेसबुक था, उतना नहीं था। लेकिन अभी जो है ना सोशल मीडिया जो है ना बहुत ज़्यादा बूम कर गई है। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियोस बना, ये सब मतलब काफ़ी चीज़ें हुई जो चीज़ें बच्चों के मतलब दिमाग के अंदर में घुस चुकी है। ठीक है, अब उससे कौन उभर पा रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब लोग क्या हो रहा है कि इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं ना कि सोशल मीडिया में जो वर्चुअल लाइफ है, वर्चुअल फैमिली है मान लो, ठीक है ना, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। उससे नहीं निकल पाने से ये क्या हो रहा है, इनको फिर बहुत ज़्यादा लैक हो रहा है, एक डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे हैं। दूसरा, ऑफलाइन में क्या होता है, जब आप अपने दोस्तों को पढ़ते हुए देखते हैं कि यार ये 4 लोग 5 लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपना भी अंदर से जोश आता है, यार मैं भी करना चाहिए। जब आप बाहर निकलते हैं तो 10 लोगों से टकराते हैं ना, तो कभी कभी हम घर में जब बैठे रहते हैं अपने दिमाग से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ अच्छी मान लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते 10 लोग टकराते, लगता है नहीं यार ये हम गलत सोच रहे थे, हमको ऐसा नहीं ऐसा सोचना चाहिए था। ऑनलाइन में ये भी एक ड्रॉबैक हो रहा है कि बच्चा क्या हो रहा है, घर के अंदर बैठा है, उसको जो सोच रहा है उसको लग रहा है यही सही है, यही दुनिया है, लेकिन बाहर कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। तो लेकिन ऐसा नहीं, जो पढ़ने वाले लोग हैं
जिनको चीज़ें क्लियर है लाइफ में वो लोग ऑफलाइन में भी अच्छा है। ऑनलाइन का बेनिफिट भी है, जैसे तुम देखो, तुम लोग ऑफलाइन में क्या होता था कि घर से निकलो फिर यहाँ पे आओ, बैठ के पढ़ो, ट्रेवलिंग बहुत ज़्यादा थी, फिर यहाँ से तुम NIT रायपुर जाओ, फिर वापस लौट कर थक जाते थे आप। ठीक, अभी तो इनके पास इतना अच्छा है कि घर में ही रहना है और घर से बैठ के पढ़ना है। शायद ये फैसिलिटी तुम्हारे टाइम में होती, तुम भी शायद यहाँ ना आती, तुम भी बोलते कि मैं ऑनलाइन कर लूँगी, घर से कर लूँगी। तो ऑनलाइन में भी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक मतलब ये एक अच्छा मॉड है, लेकिन वो टोटली डिपेंड्स ऑनलाइन में। बस ये है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा और डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा चीज़ों को, और आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए फिगर कि मुझे ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना है, या आप जिनसे गाइडेंस ले रहे हैं उससे आप प्रॉपरली कनेक्टेड रहिए। ठीक है, क्या होता है जैसे ये लोग ऑफलाइन में आते थे तो ये क्लास के बाद भी 2 मिनट रुकते थे, मिलते तो फिर जाते थे। ठीक है, ऑनलाइन में ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है कि बच्चा क्या हो रहा है कि आ रहा है, क्लास अटेंड भी कर रहा है, लेकिन वो कनेक्टेड नहीं है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही तो पूछ नहीं रहा है वो, कैसे करूँ, कैसे पूछूँ, व्हाट्सअप करूँ कि ना करूँ, सर कहीं बिजी होंगे। ठीक है, मैंने सबको बोला है कि आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, और हम डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्टेड रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप हमारे मैनेजर को फ़ोन करो फिर वो मेरे को बताएगा, फिर मैं आपसे, यहाँ पे ये खूबी है कि आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो यूटिलाइजेशन अच्छा पॉजिटिव वे में कर सकता हो करेगा, और कर भी रहा सक्सेस। जैसे आप लास्ट ईयर देखो, अभी मतलब गेट का रिजल्ट तुम फाइंड आउट करोगी कि 60+ में लोग M.Tech में एडमिशन लिए हैं पिछली बार। बस एक नेगेटिव मुझे जो दिखा इस बार, ठीक है, कि गर्ल्स का जो रेशियो है थोड़ा सा डाउन हो गया है सक्सेस का। जैसे तुम लोग के टाइम में पूरे गर्ल्स छाए रहते थे, जी हाँ, ठीक है, तुम्हारे सीनियर बैच में भी देखो सब गर्ल्स ही रहते थे, मतलब रहते थे वो लोग। ऑफलाइन में ये फायदा होता था कि सब एक साथ आते थे ना, तो होता ना एक ग्रुप जो है एक डायरेक्शन में चल रहा है, उसमें थोड़ा कमजोर बच्चे भी है ना, वो भी अच्छा उसी में निकल जाते हैं, मतलब ढकेल के आगे बढ़ जाते हैं, और मतलब दोस्त लोग ढकेल देते हैं, चल भाई तो भी नहीं आ रहा है इसका ये मतलब लोग बता देते हैं कि तेरे गिरी समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो जो कमजोर बच्चा रहता है वो भी सीख जाता है, अपने दोस्तों के साथ में रहते रहते वो भी आगे बढ़ जाता है और निकल जाता है। तो ऐसा जब ग्रुप बनता है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ भी रहते हैं, तो उसमें क्या होता है एक दूसरे को लोग हेल्प कर देते हैं, तो उसमें सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा ये मुझे पता नहीं, ऐसा मुझे पता नहीं, मैं सही हूँ गलत नहीं मालूम मुझे, लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा है कि घर में रहने की वजह से क्या हो रहा है कि अच्छा ग्रुप नहीं बन पा रहा है। तो ये मतलब एक अच्छा ग्रुप बना लेना चाहिए, जो आपके अपने दोस्त हैं जो अच्छा पढ़ रहे हैं या मीडियम ही पढ़ रहे हैं, एक ग्रुप के साथ रहेंगे तो आपका सक्सेस होने का रेशियो बढ़ जाएगा। या तो फिर आप इंडिविजुअली अच्छा परफॉर्म करते धीरे धीरे करते रहिए, छोड़िए नहीं और लास्ट तक लगे रहिए, तो इंडिविजुअल भी आप कर सकते हो। तुम क्या बोलना चाहते हो कि किस तरह से हम ऑनलाइन चीज़ों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं? तो ऑनलाइन चीज़ें में जितना मुझे लगता है, एक तो होता है एडिक्शन, जैसे रील्स का एडिक्शन या फिर व्हाट्सएप का एडिक्शन। तो कोई भी एडिक्शन को दूर करना इतना आसान होता नहीं है, मतलब बोलना इजी होता है कि हम छोड़ दें। तो मैं बोलना चाहूँगी अगर आपका एडिक्शन दूर नहीं हो रहा है कि आपको मन कर रहा है रील्स देखो या व्हाट्सएप पे लगा रहो, तो उसका एक पॉजिटिव यूज़ कर लो। अगर आपको व्हाट्सएप यूज़ करने की बहुत ज़्यादा ही आदत है तो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बना लो जिनमें सिर्फ गेट के क्वेश्चंस या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसके क्वेश्चंस पोस्ट होंगे। तो होगा क्या कि अगर आप ऐसे ग्रुप्स में ज़्यादा इंटरैक्ट करोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। अगर रील्स देख रहे हो तो रील से अच्छे शॉर्ट वीडियोस देख लो जिसमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अगर मतलब स्पेसिफिकली उनको बोल रहे हो जिनके जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप एडिक्शन अपना शिफ्ट कर लो, मतलब पूरा मत दे दो कि पूरा बुक्स की तरफ, मतलब क्योंकि फिर ऐसे करके धीरे धीरे आपका एडिक्शन में भी शायद चले जाए। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ इन जनरल कि जो भी मोड हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स तो है ही। तो प्रोज पे ज़्यादा फोकस करो आप, और जिस तरीके से हो सके अपने गोल के टूवर्ड्स वर्क करो। प्लस हाँ, सिंसियर और डिसिप्लिन तो रहना काफ़ी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। तो बच्चों बस आपको लगे रहना, करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी में आई गेट कहीं पे हेल्प कर सकता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई गेट भिलाई गूगल में डाल के आप मेरा नंबर फाइंड कर सकते हैं और उस पर व्हाट्सअप करिए, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। इवन आपको आई गेट एलुमनिस के किसी के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करेगा, हम उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। बस आप अपनी जर्नी कंटिन्यू रखिए, बीच में ब्रेक मत करिए, लगे रहिए, करते रहिए। बाय बाय। थैंक यू।